Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new video from the chapter Power Sharing. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो दिस इज़ द टर्न टू सोल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो आज हम जो करने वाले हैं बेटा अपने क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पावर शेयरिंग का, आता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर कैसे शेयर की जाती है और एग्जांपल ऑफ दीज इसके बारे में बताना है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं एक बार रिवाइंड अप करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा चैप्टर में। उन टॉपिक्स के मैं नाम बता देता हूँ, डिटेल से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको डिटेल से कुछ भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसके लिए आप जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में पावर शेयरिंग के बारे में डेफिनेशन बताई थी, जिसका तो हमें डेफिनेशन तो ज़रूर बेटा आपकी रिवाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि जिसके नाम पर चैप्टर है अगर उसी को आप प्रॉपर वे में नहीं बता पाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो कि आपको चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, किन्हीं भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, किन्हीं भी दो एक्टिविस्ट के बीच में, किन्हीं भी दो सोशल ग्रुप में बेटा जब पावर का शेयर होता है, पावर को मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके एक्सरसाइज किया जाता है, उसको पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब पावर शेयरिंग बेटा दो स्टेट्स के बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, दो लोगों के बीच में, इट इज़ ए वेरी वाइड कंसेप्ट। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इसको सिविक्स की कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के बारे में ज़्यादा जिक्र होगा कि भाई कौन सी गवर्नमेंट है बेटा, किस तरीके से पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आता है। तो जब डिवीजन ऑफ पावर्स हो रहा है बेटा, तो अगर मैं मान ली स्टेजेज के रूप में आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताऊं तो स्टेजेज के रूप में पावर शेयरिंग क्या होती है, जैसे अब आपकी पैरेलल में बताया, देखो दो तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है पैरेलल और एक होती है बेटा जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं पावर शेयरिंग, और एक आपकी होती है बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर में से हाईएस्ट से आप लोवेस्ट में आते हो बेटा, जैसे सबसे ऊपर है जो आपका मान ली पुलिस कमिश्नर हो गया, उसके बाद फिर दूसरे डीआईजी, फिर डीजीपी, फिर उसके बाद डीएसपी, एसपी के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद आपके सब इंस्पेक्टर। अगर हम पुलिस का एग्जांपल लें तो ये पर्टिकुलर हो गया बेटा आपका वर्टिकल कॉलम, कि कहीं पे एक जैसे ही आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो पावर शेयरिंग में उनकी पावर में इंक्रीज होती चली जाएगी बेटा। और एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो अपने अलग अलग एरिया में अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा आपके एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की और जुडिशरी की, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल में आते हैं। तो इंडिया को जैसे तीन स्तंभ के ऊपर बांटा गया है। एक तो अगर मैं बात करूं बेटा एग्जीक्यूटिव की बात करी जाए तो इसमें आपके जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जो करते हैं वो आ जाते हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए बेटा, ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो आ जाते हैं। जो आपकी लेजिस्लेटिव में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी जो पार्लियामेंट है बेटा वो आपके एमएलएज वगैरह हैं जो कानून को बनाते हैं। तो लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव and applied by the with rules and regulation by the executive if anyone breaks the laws, अगर कोई भी कानून को तोड़ता है तो इन दोनों के ऊपर नज़र रखती है बेटे आपकी जुडिशरी बेटा। तो वो सब अपने आप में पावर में क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक पावर शेयरिंग है बेटा जो कि दो किसके बीच में हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में हो रही है बेटा। तो इसी प्रकार से पावर शेयरिंग बेटा आपकी सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो जाती है। अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो स्टेट अपनी अलग पावर को एक्सरसाइज करता है बेटा, क्योंकि हमारा स्टेट है बेटा, कुछ हमारे मुद्दे हैं बेटा उनमें जो कि सेंटर को जवाब देना पड़ता है, लेकिन वैसे भी स्टेट की जो है बेटा पावर वो अलग होती है और सेंटर की पावर क्या होती है, अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचोगे कि हमारी जो सेंट्रल में कोई भी एक गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट में और किसी स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट आई है, सपोज कीजिए उत्तराखंड में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हम पूरे मान ले पूरे भारत की बात करें तो बीजेपी भी गवर्नमेंट है। तो उत्तराखंड में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड होंगे बेटा उनका सेंटर का कोई असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, हालांकि ग्रांट्स वगैरह के लिए सेंटर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा बेटा वो अपनी सेपरेट पावर को एक्सरसाइज करता है, डजेंट मैटर कि पूरे देश में किसकी सरकार है। तो ये पार्टी है हमारी क्या हो गया बेटा, ये हमारा फेडरल सिस्टम होता है जिसमें पावर शेयरिंग की जाती है बेटा। तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ही बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर के लिए अलग स्टेटस दे रखा है, स्टेट्स के लिए अलग स्टेटस दे रखा है, और एक इनके दोनों के बीच में कॉमन स्टेटस दे रखा है। तो अगर हम तीनों को ध्यान से पढ़ें तो एक आपकी आती है बेटा, जैसे इसमें आपकी कौन सी लिस्ट होती है,
आपकी करंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो एक आपकी लिस्ट आपकी सेंटर से बिलोंग होती है और एक आपकी कॉन्करेंट होती है। जैसे एक तो आपकी सेंटर लिस्ट होगी बेटा, आपकी क्या होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी और एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होगी। सेंटर वाले में तो जो सारे के सारे काम है सेंटर के, वो सेंटर देखता है बेटा इन सारे के सारे एरियाज़ को। स्टेट वाले में स्टेट देखता है इन सारे एरियाज़ को। और जो आपका दूसरा है जिसमें मैंने बताया आपको सेंटर स्टेट के अलावा कॉन्करेंट, ये दोनों के कॉमन होते हैं। दोनों के कॉमन होने का मतलब क्या है, इनका मतलब ये दोनों के कॉमन होने का कि जब भी मान ले पावर जो है बेटा आपकी सेंटर और स्टेट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, तो कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें दोनों लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम जैसे अगर एग्जांपल ले लें बेटा आपकी सेंटर का और स्टेट का, तो एजुकेशन का बेटा, तो एजुकेशन दोनों का ही मुद्दा है, दोनों को इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। हेल्थ का डिपार्टमेंट ले ले, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इस प्रकार बेटा हमारे देश में पावर शेयरिंग की जाती है। तो पावर शेयरिंग को समझाने के लिए इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर रखा है बेटा, जिसमें अब देखो सबसे पहले दिक्कत क्यों आती पावर शेयरिंग में, होता क्या है बेटा, मान ली किसी भी देश में गवर्नमेंट है, कोई मेजॉरिटी में है और एक माइनॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी वाले डोमिनेंस ना कर दें पावर्स के ऊपर बेटा, कि हमारी मेजॉरिटी तो इस देश में हमारा ही शासन चलेगा। उन सारे सिस्टम को पैरेलल्स वगैरह चलाने के लिए बेटा पावर शेयर की जाती है। और इन सब को बेटा कैसे किया जाता है, ये आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स वगैरह करके कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक बेल्जियम का एग्जांपल लिया था, जिसमें जो कम्युनिटीज़ रहती थी वो आपकी डच थी, आपकी फ्रेंच थी, डच और फ्रेंच के अलावा आपकी जर्मन थी बेटा, डच फ्रेंच और जर्मन थी, ये सारे के सारे बेटा आपके रहते थे वहाँ पे। जो डच थे बेटा वो पूरे देश में मेजॉरिटी में थे, दैट इज़ 59%। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे 59% के अलावा जो 40% है वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी अगर किसकी, ब्रुसेल्स की बेटा, जो कि बेल्जियम की क्या थी, कैपिटल थी, तो वहाँ पे फ्रेंच वाले क्या थे बेटा, ज़्यादा थे और वहाँ पे 80% थे, और जो डच वाले थे वो 20% थे बेटा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सबकी अलग अलग थी, ब्रुसेल्स में अलग थी या फिर पूरे कैपिटल में अलग थी। तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे था बेटा। तो प्रॉब्लम क्या राइज होती है बेटा, तो अब एक चीज़ मेजॉरिटी में पूरे देश में, तो क्योंकि फ्रेंच वाले वैसे तो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन वो रिच पीपल हैं और हायर क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो हायर क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में बेटा क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द टू पार्टीज़। तो इसमें बेल्जियम को उदाहरण लेते हुए बताया गया है कि उन्होंने अमेंडमेंट्स की, और अमेंडमेंट्स के द्वारा 4 अमेंडमेंट्स में एक तो जो अपर है पूरे के पूरे कंट्री में बेटा इक्वल स्टेट में इक्वल सीट्स कर दी बेटा, डच स्पीकिंग के लिए भी और फ्रेंच स्पीकिंग के लिए भी। सबसे अच्छा काम किया। दूसरा, स्टेट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया ताकि स्टेट सेंटर के प्रभाव में आकर कार्य ना करे बेटा, ऐसा किया गया। उसके अलावा इसके इन सारी चीज़ों को करके बेटा मूवमेंट्स वगैरह के लिए भी सीट एलोकेटेड कर ली गई। और उसके बाद जैसे ब्रुसेल से बेटा वहाँ पे भी क्या है, आपकी दोनों के इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इक्वल मिनिस्टर तो होंगे डच स्पीकिंग के और इक्वल मिनिस्टर होंगे आपके फ्रेंच स्पीकिंग के। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा डच के होंगे या किसके होंगे, आपके फ्रेंच लिविंग के होंगे। तो उसमें के बाद क्या आता है बेटा, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म की बेटा, जिसमें सारे के सारे डच हो गए या जर्मन हो गए या फ्रेंच, डजेंट मैटर वेयर दे लिव इन, कहाँ पे वो रहते हैं, तो सब ने कम्युनिटी करके बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी निर्माण किया। और इस तरीके से किस तरीके से फ्रूटफुल डिसीजन देते हुए बेटा बेल्जियम ने अपनी सबसे मेन प्रॉब्लम को सोल्व किया। लेकिन दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिशन में जो आता है वो आता है श्रीलंका का केस बेटा, क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये, इससे आपका आपका जो चैप्टर है वो रिवाइंड अप हो जाएगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं बेटा कि आप 5 से 7 मिनट की रिवीजन में चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए आपको लास्ट की जो वीडियोज़ है बेटा उनको चेकअप करना पड़ेगा कि लास्ट की वीडियोज़ में हमने किस तरीके से एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो श्रीलंका में क्या होता है, यहाँ पे दो होती कम्युनिटीज़ बेटा, दो कम्युनिटीज़ कौन सी, एक तो सिन्हाला थी जो मेजॉरिटी में थी और एक आपकी तमिल थी जो माइनॉरिटी में थी। तमिल भी इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के थे बेटा, एक तो माइग्रेंट तमिल्स थे और एक नेटिव तमिल्स थे। कुछ तो थे बेटा जो तमिल्स वहीं के रहने वाले थे, और कुछ तमिल्स ऐसे थे जो हमारे कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर के रूप में आए थे श्रीलंका में और यहीं पर आकर वो बस गए थे। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है कि वह माइग्रेंट है बेटा, वो कहीं से इमिग्रेशन उनका हुआ है बेटा, तो वो नेटिव तमिल्स नहीं है। तो अब जैसे सिनाला की मेजॉरिटी थी तो बेटा सिनाला की गवर्नमेंट बनती जैसे 1948 में वो आज़ाद होता है,
और 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिलती है उसके बाद सिनाला की गवर्नमेंट आती है और वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या अमेंडमेंट कर देती है जिसमें हायर पोस्ट वगैरह है या किसी यूनिवर्सिटी की पोस्ट वगैरह है, तो सारी वो किससे बिलोंग हो बेटा, सिन्हाला से, और तमिल को ये ना हो, तो इसमें एक एलियनेशन की भावना आ जाती है बेटा तमिल्स के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलियनेशन? एलियनेशन का मतलब होता है कि किसी आप पर्टिकुलर जगह से आप बिलोंग नहीं करते तो उसको एलियनेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार वो इसके रूप में क्या कर देते हैं बेटा, कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, इसके हड़तालें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है बेटा, सिविल वार स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो दोनों केस थे बेटा एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे बेटा। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखो इन दोनों को, अब आप जो बेल्जियम है वहाँ पे भी किसका चक्कर था बेटा, पावर शेयरिंग का, किसके पास कितनी पावर रहे। और दूसरा था बेटा जहाँ पे मिसयूज हुआ पावर का वो था श्रीलंका में, तो वहाँ पे भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि तमिल ने भी अपने इस अत्याचार को देखते हुए बेटा एक अलग से स्टेट की डिमांड कर दी थी। तो इस प्रकार से ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और इस चीज़ को ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है कि पावर शेयरिंग का आपकी पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व है। तो ये था बेटा आपकी इंट्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने पावर शेयरिंग के बारे में आपको बता दिया कि इसकी डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, सेंटर स्टेट में हो सकती है, स्टेट स्टेट में हो सकती है, कम्युनिटीज़ में हो सकती है, तो ये कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो किससे आधारित करेंगे बेटा, हम सिविक्स से ही आधारित सारी क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन आंसर इसके। तो इन क्वेश्चन आंसर में देखते हैं बेटा हमें क्या क्या करना है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज बेटा, कि मॉडर्न पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी पावर शेयरिंग की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में आती है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इनके बारे में एग्जाम्पल में हमें बताना है। 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द चिल्ड्रन डेमोक्रेसीज कौन कौन सी हैं। पावर इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हॉरिजेंटल होती है, सबसे पहला टाइप आता है बेटा, ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स है, तो एक है हॉरिजेंटल, जिसमें अमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट है बेटा। वो ब्रांच की गवर्नमेंट कौन कौन सी है बेटा, जिसमें एक तो आता है एग्जीक्यूटिव, एक आता है लेजिस्लेटिव और एक आता है आपका जुडिशरी। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है भाई। एग्जीक्यूटिव में तो वो तो होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और लेजिस्लेचर में वो होते हैं बेटा जो लॉ को बनाते हैं, उनके द्वारा पार्लियामेंट में पास होता है और उसके बाद ही बेटा उसको मेंटेन किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। और कोई उन रूल रेगुलेशंस को या अमेंडमेंट्स को कोई भी अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेती है, एग्जीक्यूटिव लेती है। तो और इस तरीके से लेजिस्लेचर ने काम किया बनाने का, एग्जीक्यूटिव ने किया अप्लाई करने का। अब उसके बाद काम आता है जुडिशरी का। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नेचर में है बेटा, और ये दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर नज़र रखती है, इनके खिलाफ भी कोई फैसला सुना सकती है, ताकि हमारे संविधान ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है बेटा वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर दें। तो इस प्रकार हॉरिजेंटली सब अपने एरिया में काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है बेटा हॉरिजेंटली अमंग द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार पहला हमारा हो गया बेटा जो हॉरिजेंटल हो गया, जो कि क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज लेजिस्लेटिव बॉडी है विच कीप ए चेक्स ऑन द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बेटा। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है बेटा, अब देखो पार्लियामेंट जो होती है वो तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर ध्यान रखती है। एजुकेटिव किसके ऊपर ध्यान रखेंगे, आपकी लेजिस्लेचर के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। और जुडिशरी कॉमन मिलकर किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर ध्यान रखती हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बेटा इस तरीके से पावर शेयरिंग होती है कहाँ पे, डेमोक्रेसी में, मॉडर्न वर्ल्ड में, दैट इज़ नोन एज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है एक ही लाइन में। पावर इज आल्सो शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली। अब पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जैसे वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने वहाँ पे भी आपको 2 फॉर्म्स बताई थी, एक थी वर्टिकली और एक थी आपकी हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली के बारे में हमने पढ़ लिया, चलो आगे देखते हैं बेटा आपकी वर्टिकली के बारे में क्या बताया गया। देखिए, पावर इज आल्सो शेयर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली, दैट एट द यूनियन लेवल, एट स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। अब वर्टिकल में देखो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है, यूनियन लेवल की, दूसरे नंबर पर किसकी आती है, स्टेट लेवल की, और तीसरे पे क्या आती है, लोकल लेवल की। तो अगर हम वर्टिकली के तरीके से देख रहे हैं तो इसमें मोस्ट पावरफुल और लेस पावरफुल आपको देखना पड़ेगा।
ऐसे हालांकि ऐसा नहीं होता कि स्टेट को सारे काम आपके यूनियन से पूछकर करने पड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर तो होता ही है बेटा, क्योंकि ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन सी गवर्नमेंट की होती है, यूनियन गवर्नमेंट की। स्टेट तो सिर्फ अपने स्टेट से ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ फ्री टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बेटा। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जैसे फ्री है बेटा, जो मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ बना सकती है, बिकॉज इट डज़ नॉट कम अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये किसके अंडर नहीं आता बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। तो ये हो गया आपकी वर्टिकली। अब पावर इज शेयर्ड आल्सो अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा विभिन्नता जो होती है ना, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जैसे पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इट हैज़ वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बेटा। तो हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर भी वेराइटीज़ हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। हमारा जो संविधान लिखा गया है वो सेकुलर स्टेटस में लिखा गया है बेटा। और ये जो सेकुलर वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है कि हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, लेकिन बाहर से जितने भी धर्म सारे आएंगे, जितने भी धर्माज होंगे, सबको हम क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे रिलीजियस में भी क्या है बेटा, एक वैरायटी है। क्या इसमें एक वैरायटी, इसमें भी एक क्वालिटी है कि इसके द्वारा हमारा स्टेट क्या बन जाता है, सेकुलर बन जाता है। तो डाइवर्सिटी तो ऑटोमेटिक होनी ही थी बेटा, जब हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सबके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, ये सब चीज़ें क्या हैं, दोनों में अलग अलग हैं। तो ऐसे ही बेटा पावर शेयरिंग वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बेटा। अब दूसरा आप इनको डिवाइड कर सकते हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप से भी कर सकते हो। तो जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मतलब आता है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार का मतलब होता है बेटा कुछ में, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, अगर तमिल साइड का लें, तो तमिल में क्या बोलेंगे बेटा कि यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वो हिंदी नहीं जानते। और कहीं पे आप कन्नड़ा लैंग्वेज है, कहीं पे उड़िया लैंग्वेज है, जिन सब का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है बेटा, जिक्र दिया गया है। तो अब लिंग्विस्टिक के आधार पर भी बांट सकते हैं भाई, आपके जो तमिल बोलते हैं वो अलग में मेजोरिटी में चले जाइए, आपके जो कन्नड़ा बोलते हैं वो अलग में आ जाइए, हिंदी बोलते हैं वो अलग में आ जाइए। तो इस प्रकार से भी पावर सोशल ग्रुप्स में बढ़ सकती है बेटा। तो स्टेट्स इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसका एक एग्जांपल है कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो फॉर्म किया था भारत का, तो लिंग्विस्टिक बेस पर किया था। जो बाउंड्री या टेरिटरी खींची गई थी, तो किसके आधार पर, जहाँ तक वो लोग रहते थे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते थे, तो वहाँ तक एक लाइन खींची गई थी बेटा। तो जिसको है ना, एक बहुत ही, इसको जैसे सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करने का ये भी एक तरीका है बेटा। अब आगे देखिए, थर्ड के बाद आता है बेटा आपका फोर्थ पॉइंट, इन डेमोक्रेसी पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स बेटा। पावर है बेटा वो शेयर की जा सकती वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप्स में या मूवमेंट्स में बेटा। अब डेमोक्रेसी इंश्योर करती है पावर शुड नॉट अकोमुलेट इन सब बैंड, कुछ सम हैंड्स के ऊपर बेटा। एकोमुलेशन का मतलब है सारी की सारी एक ही जगह पे हो, इलेक्शन में नहीं हो। हेड रेगुलेटरी टू इलेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव, तो इसके लिए क्या करती है डेमोक्रेसी, इंश्योर करती है कि कुछ ही हाथ में सारी पावर ना जाए, तो रेगुलरली इलेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव को चुनती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चुने जाते हैं भाई किसे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि 18 साल से जो ज़्यादा का है बेटा, तो वो अपनी वोटिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट चुनी जाती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और सारे के सारे सिटीजन की वोट की जो वैल्यू वो बिल्कुल क्या है बेटा, इक्वल है। तो फॉर्म एक पार्टी एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इससे क्या होता रहता है बेटा, अगर हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो आपकी अपोजिशन पार्टी है हमेशा वो जो आपकी वर्किंग है ना, उसके ऊपर नज़र बनाए रखती है। और जब भी सिटीजन्स को ये फील होता है कि हमारे देश में ये सरकार सही नहीं है, इन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है, तो इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो हर 5 साल के बाद सिटीजन को दोबारा फिर मौका मिलता है कि आप अपने लीडर को चेंज कर सकते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं बेटा कुछ अपोजिशंस के। अगर अपोजिशंस नहीं होंगे तो बेटा उनसे पूछने वाला क्या, कोई भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा तो पावर का बिल्कुल रॉन्ग हैंड्स में एक्सरसाइज होगा, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। तो इस प्रकार से बेटा वी हैव ए, जैसे एग्जांपल लिखा गया, मल्टी पार्टी सिस्टम इच वी कैन एनीबॉडी who the rule upon us and various party different ideology can come together to form the government बेटा। देखो अब मल्टी पार्टी सिस्टम में वी कैन इलेक्ट एनीबॉडी, हम किसी को भी चुन सकते हैं बेटा टू रूल अपॉन अस करने के लिए। एंड वेरियस पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी जिसके बेसिक उनका एक मेमोरेंडम होता है बेटा, जिसके ऊपर वो कार्य करती है, तो सब आइडियोलॉजीज डिफरेंट है।
कैन कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब वेरियस पार्टी सारी की सारी मिलकर जब कोई एक गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं, आप जैसे डेली लाइफ में देखते भी होंगे, जैसे हरियाणा में भी अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की, तो हरियाणा में भी अभी दो पार्टी हैं बेटा जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, वन इज़ बीजेपी एंड अनदर इज जेजेपी। तो इस प्रकार से बेटा इस गवर्नमेंट जो बनाई जाती है, जब आपकी दो गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं, अपनी आइडियोलॉजीज़ को कनेक्ट करके बनाती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थी बेटा हॉरिजेंटल थी। हॉरिजेंटल में क्या आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ऊपर ध्यान रखता है, और जुडिशरी बेटा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है हॉरिजेंटल बॉडी, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, जिसको ध्यान में रखते हुए बेटा वर्किंग एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे की पावर का मिसयूज ना करें, तो ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चेक करते रहते हैं। चेक करने का मतलब एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेटरी और लेजिस्लेचर और जुडिशरी को चेक करेगा, अगर आपका जुडिशरी है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर ध्यान देगी। तो इसी प्रकार से ये था फर्स्ट आपका हॉरिजेंटल। नेक्स्ट आपका आता है बेटा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली, दैट एट द यूनियन लेवल बेटा और स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे। ये होती है बेटा आपकी वर्टिकली, सबसे पहले यूनियन है, फिर स्टेट है, फिर है लोकल है। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया अगर डाइवर्स कंट्री है तो इसमें जो लिंग्विस्टिक के आधार पर भी हैं और आपके बेटा रिलीजियस के आधार पर भी क्या विभिन्नता है बेटा। तो इन ग्रुप्स में जो शेयर की जाती है पावर अमंग देम सेल्फ, तो इस प्रकार से इसमें क्या की जाती है, पावर अमंग द, इसमें उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है पावर अमंग द डिफरेंट पीपल्स बेटा। अब आगे देखिए फोर्थ टाइप जो आता है बेटा, जैसे हम इसका एग्जांपल लिया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन सी लिंग्विस्टिक बेसिस का ध्यान दिया था बेटा। अब उसके बाद एक डेमोक्रेसी में आता है बेटा, जब पॉलिटिकल पार्टी है ना, जब प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स हैं बेटा, तो अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक पावर इस तरीके की भी होती है बेटा जो कि अपोजिशन के पास होती है, कि जो करंट में वर्किंग गवर्नमेंट है तो उससे सवाल जवाब करने का कार्य अपोजिशन गवर्नमेंट कर सकती है। और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है बेटा, ताकि जो पावर है ना किसी एक ही हाथ में सबके एक ही द्वारा ज़्यादा उसको एक्सरसाइज ना किया जाए, यही सबसे क्या है बेटा मेन रीज़न है। तो अगर हमारा जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, जब एक या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर अपने आइडियोलॉजीज़ को कनेक्ट कर कर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो उनको क्या बोला जाता है बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। आशा करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बेटा ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो फिर रिवाइज करवा देता हूँ 5 सेकंड में। सबसे पहले क्या है हॉरिजेंटल, जिसमें आते हैं आपके कौन कौन, जिसमें हॉरिजेंटल में आपके एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए और आपकी जुडिशरी होगी। और वर्टिकल में आती है बेटा सबसे पहले कौन सी आती है आपकी यूनियन, नंबर 2 पे स्टेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है, ये आपकी होगी वर्टिकली बेटा। और नंबर 3 होती है बेटा जब ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से बांटी जाती है। ग्रुप्स क्यों बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक के आधार पर भी अलग अलग भाषा बोलने वाले भी, धर्म को अपनाने वाले भी, सारे सभी तरह की डाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि हमारा देश क्या बेटा डाइवर्स इन नेचर है। डाइवर्स का मतलब हमारा सेकुलर स्टेट है, जो सारे के सारे धर्मों को क्या इक्वल अपना रिप्रेजेंटेटिव बनने का चांस देता है। तो इस प्रकार जब कोई मल्टी पार्टी सिस्टम बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पावर इज शेयरिंग, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट 1 प्रूडेंशियल। सबसे पहले तो प्रूडेंशियल का मतलब समझिए क्या होता है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेटा बुद्धिमान होना। तो प्रूडेंट होता है वैसे तो वर्ड एक ही है, लेकिन ये प्रूडेंशियल रीजन है, तो कोई भी रीजन बेटा जो बिल्कुल अपनी मतलब दिमाग से लिया गया है, मतलब अच्छा डिसीजन लिया गया है, सोच समझ कर थिंकिंग प्रोसेस को इसके अंदर इंक्लूड करके जो डिसीजन लिया गया है बेटा, तो उसको प्रूडेंशियल रीजन बोलते हैं। कि वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मोरल रीजन भी होना चाहिए बेटा। मोरल होता है अपना कौन साइंटिस्ट से जो आपका बिलोंग करता है, आपके अंदर की आवाज़ क्या बोलती है, तो इसमें इंडिया के बारे में बता रहा है बेटा। देखो प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग इज क्रूशियल, ये बेटा क्रूशियल होता है एज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, अगर हमारी क्रूशियल इसलिए होता है बेटा क्योंकि इससे ना जो हमारे चांस होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट के, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे जैसे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन है, एससी है, एसटी एंड ओबीसी है, इन एजुकेशन एंड जॉब्स आर इज़ द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का, बिल्कुल प्रूडेंशियल रीजन है, ताकि हम सारी गवर्नमेंट क्या कर सके, सभी को
एक जैसा कर सके, और ताकि सब में ना किसी पावर का मिसयूज ना हो बेटा। इस तरीके से हमारी जो प्रूडेंशियल रीजन लिए जाते हैं, और SC ST के और OBC में संविधान के अनुसार बेटा इनके सारे आरक्षण जो हैं बेटा, इनके सारे के सारे वहाँ पे लिखे गए हैं बेटा, कि कितना % किसको जॉब में, एजुकेशन में करते हैं। और इनका श्रेय किसको जाता है बेटा? डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। अब मोरल रीजन क्या होता है बेटा? इसके वेरियस प्रिंसिपल है रिगार्डेड एज द सोल ऑफ पावर शेयरिंग बेटा। सोल ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब है पावर शेयरिंग एट लोकल लेवल। मतलब सबसे पहले मैंने आपको जो वर्टिकल पढ़ाया था, तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल क्या होता है, एक मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक मैंने बताया था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे होते हैं, और एक मैंने आपको बताया बेटा जो आपका पंचायती राज में है बेटा, जो लोकल में कैसे होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या था? एक प्रूडेंशियल रीजन है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए आरक्षण रखना, रिजर्वेशन रखना, ताकि जो चांस होते हैं बेटा कॉन्फ्लिक्ट के, वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब देखो SC ST बेटा वो भी हमसे पिछड़े हुए हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए ना, तभी तो हमारा देखो किसी भी इकोनॉमी की सबसे मेन जो दिक्कत होती है बेटा, वो नेशनल इनकम होती है। लेकिन नेशनल इनकम में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो इसका मतलब रिच बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ताकि इस गैप को मिटाने के लिए बेटा SC ST और OBC को एजुकेशन और जॉब्स में क्या दिए गए हैं बेटा? पावर शेयरिंग दी गई है, ताकि वो भी बिल्कुल इन सारी चीज़ों से उभर कर बेटा अपनी अकेले से डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकिंग की पावर को बना सकें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। 2 ही चीज़ें हमने पढ़ी है बेटा। नंबर 1 प्रूडेंशियल रीजन के लिए एक तो कॉन्फ्लिक्ट के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि आप रिजर्वेशन करवा देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, अगर वेरियस प्रिंसिपल पे देखें तो सबसे पहले जो लोगों के साथ डायरेक्ट पावर शेयर होती है बेटा, वो कहाँ पे होती है? पंचायती राज में होती है। तो इस प्रकार से मोरल एंड डेमोक्रेसी इसके वेरियस प्रिंसिपल है रिगार्डिंग टू एज द सोल ऑफ द पावर शेयरिंग के रूप में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आफ्टर द रीडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट कंक्लूजन्स बेटा। इस रीडिंग को करने के बाद डिफरेंट कंक्लूजन्स हैं बेटा, स्टूडेंट्स ने जो ड्रू किए हैं। विच ऑफ दी यू डू यू एग्री विद एंड वाई बेटा? आप किस तरीके से एग्री और उसको आप किस तरीके से एग्री करते हैं, और उसका मेन रीजन क्या है? गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि किसी भी आंसर को देने से पहले उसका क्वेश्चन जरूर होना चाहिए बेटा, जो आपको समझ में आ जाए, तभी आप एग्जीक्यूटिव उस चीज़ को दे पाएंगे। देखो इसको इस तरीके से समझिए। अब आपको क्वेश्चन के बारे में पता तो है, सारी नॉलेज आपके दिमाग में है कि भाई डिफरेंट कंक्लूजन जो निकाले गए हैं, तो उससे मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ। लेकिन अब आपकी नॉलेज के साथ आती है राइटिंग स्किल्स की। कौन सा आपका जो पॉइंट होगा, कहाँ पे किस तरीके से आना चाहिए बेटा, उस प्रकार बताना है बेटा। देखो दूसरा है गिव योर रीजन एंड वाई, इसके बारे में रीजन भी देना। जैसे अब देखो कुछ स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम है क्या? थोमन है, मथाई है, ओशेप है, सिटीजन है ना, ये सारे के सारे दिए गए हैं। इनमें क्या पूछा गया? पावर शेयरिंग इज सुटेबल और सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज बेटा। तो इनमें क्या पूछा गया कि ये पावर शेयरिंग जो है बेटा, देखो सबसे पहले ऊपर क्या आया बेटा कि स्टूडेंट ने डिफरेंट कंक्लूजन निकाले। अब नीचे क्या दे दिया? और डिफरेंट कंक्लूजन के बारे में दे दिया। भाई ये हमारे क्या हैं? कंक्लूजन्स हैं बेटा, ये जो हमारे डिफरेंट कंक्लूजन्स हैं। तो इसमें हम एग्री करते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा? पहला पढ़ते हैं। जैसे थॉमन ने क्या बोला? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन सोसाइटीज़ विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। क्योंकि नेसेसरी है सोसाइटी में, तो ये हमारा एक नया आइडिया है कि पावर शेयरिंग क्या है? नेसेसरी है सोसाइटी में, विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिवीजन के अनुसार होना चाहिए। धार्मिक हो गया या आपका लिंग्विस्टिक हो गया। अब मथाइस के ऊपर क्या बोलती है? पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज बेटा। कि पावर शेयरिंग कहाँ पे जरूरत पड़ती है बेटा? बिग कंट्रीज में, दैट हैव रिलीजन डिवीजन्स है, जिसमें उसमें भी रीजनल क्या है बेटा? डिवीजन्स हैं। तो जहाँ पे बड़ी कंट्री हैं और रीजन है बेटा, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे इस तरीके की आप क्या बोल सकते हो? ये कंक्लूजन बिल्कुल सही साबित हो सकता है। अगला, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन्स बेटा। सब सोसाइटी चाहती हैं बेटा जिनको क्या मिले बेटा? आपका पावर शेयरिंग का हेल्प करने का कुछ मौका मिले, एंड दैट इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव इक्वल सोशल डिवीजन। देखो ओसिप क्या बोलते हैं कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, इफ़ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन्स हो या ना हो, उसका बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ओसिप का बताते हैं सबसे पहले बेटा।
ओसिप स्टेटमेंट सिम मोर करेक्ट बेटा। तो चारों में से सबसे करेक्ट क्या है बेटा, आपकी ओसिप की है बेटा, क्योंकि बीइंग एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री आई पर्सनली एग्री विद द पॉइंट ऑफ शेयरिंग पावर नॉट ओनली द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ पार्टीज बेटा। तो जो हम पर्सनली एग्री से इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पावर शेयरिंग आपकी सिटीजन की हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा बेटा वेरियस ग्रुप सोसाइटी में, उसमें वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे उसके चांस। और उसके चांस कम होने के साथ क्या हो जाएगा, उसके चांस कम होते ही हमारी जो कंट्री है बेटा, हमारी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट के हैं ना जो वेरियस ग्रुप में हो सकते हैं, तो हमारे देश की यूनिटी बढ़ेगी। तो यूनिटी को बनाए रखने के लिए बेटा हर एक सोशल ग्रुप को क्या थोड़ी बहुत पावर हमें देनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े और सब इस डाइवर्स कंट्री में सबको मिलजुल कर रहना है। क्योंकि हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है जो टैकल करनी पड़ती है डेमोक्रेसी को बेटा, वो होता है सेकुलर स्टेट। अगर आपका स्टेट सेकुलर है तो आपको सभी के सभी धर्मों को अपनाना पड़ेगा। अब सभी को अपनाओगे तो बेटा कुछ आपके व्यूज़ अलग आएंगे, कुछ आपके मान ले कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखेगा, तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सब ने बिल्कुल सही बोला है। देखिए लेकिन अगर हम ऊपर देखें बेटा तो वन पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिवीजन, ये भी सही है बेटा, लेकिन डिफरेंट कंक्लूजन में इसमें और कुछ भी ऐड होना चाहिए था। पावर शेयरिंग नेसेसरी इन सोसाइटीज़ में नहीं बेटा, पूरे देश में आवश्यक होती है। और रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन्स जो हो रखे हैं बेटा वो पहले से हो रखे हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन पावर के अनुसार हमें इसको इस तरीके से चेंज नहीं करना चाहिए। पावर शेयरिंग इज सुटेबल फॉर ओनली फॉर बिग कंट्रीज, दैट इज़ नॉट द गुड केस बेटा। सिर्फ बड़ी कंट्री में ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा, जहाँ पे स्मॉल जो कंट्रीज है बेटा उसमें भी डेमोक्रेसी को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल दिया जा सकता है। उससे आगे आता है बेटा आपका ओसेप का जो हमने पढ़ ही लिया कि जो आपकी सोसाइटी उसको कुछ पावर शेयरिंग चाहिए इफ़ इट इज़ सिटीजन ऑफ नॉट हैव सोशल डिवीजन। तो चलते हैं बेटा, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द मेयर ऑफ मर्चेंट ए टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम हैज़ डिफेंडेड ए बैन ऑन स्पीकिंग French in the town school. He said that the ban would help non-Dutch speaker integrate in the Flemish town. देखो इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा। जो मेयर थे मार्स्टैम एक टाउन के नियर ब्रुसेल्स में बेटा, ब्रुसेल्स का नाम आया तो ध्यान रखना यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं 80% है, और बेल्जियम में ज़्यादा कौन है बेटा, डच है बेटा। हैज़ डिफेंडेड ए बैन ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल्स बेटा, तो उन्होंने क्या किया बेटा, ही हैज़ डिफेंडेड ए बैन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल बेटा, तो एक डिफेंड किया बैन को, और जो भी टाउन्स थे बेटा स्कूल में जो है ना, टाउन में जो स्कूल्स थे बेटा उन सब में क्या बोली जाने लगी बेटा, उसमें फ्रेंच के ऊपर बैन लगा दिया बेटा। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है बेटा, जो आप फ्रेंच में जो कोई बोलता था उसके ऊपर क्या लगा दिया, बैन। तो इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट के चांस तो बढ़ेंगे ना। तो ही आगे देखिए, he said that the ban would help all non-Dutch speaker integrate in their Flemish town बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके नॉन डच स्पीकर्स हैं बेटा वो इंटीग्रेट करेंगे फ्लेमिश टाउन में। डू यू थिंक दैट द मेजर इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, क्या ये सही था, गिव रीजन इन 50 वर्ड्स में हमें बताना बेटा। तो क्वेश्चन क्या समझ में आया बेटा, ब्रुसेल्स में जहाँ पे बेटा आपकी फ्रेंच की टाउन जो स्कूल्स थे बेटा उसमें जो टाउन्स थे उसमें लोगों की जो आपकी बैन कर दिया गया है बेटा स्पीकिंग फ्रेंच को बोलने के लिए, जिससे सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा बेटा, फ्रेंच के ऊपर पड़ेगा कि उनकी लैंग्वेज को बैन कर दिया गया। तो अब लेकिन उनका मानना ये था मेयर जो मर्स्टैम थे कि अगर ऐसा होगा तो जो नॉन डच स्पीकर्स हैं बेटा वो इंटीग्रेट करेंगे फ्लेमिश टाउन में। तो डू यू थिंक द मेजर इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम, तो बेटा तो ये आपको रीजन देना है 50 वर्ड्स में। द मेजर दैट इज बीइंग टेकन बाय द मेयर ऑफ मर्चेंट इज नॉट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम डिवीजन। देखो क्या बोल रहा है, मेजर दैट इज बीइंग टेकन बाय द मेयर ऑफ मर्चेंट इज नॉट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बेटा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेजर उसने अपनाया है बेटा इज़ नॉट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम डिवीजन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको कीप करना, स्पिरिट ऑफ बेल्जियम का डिवीजन करना अकॉर्डिंग टू द पावर शेयरिंग। बेल्जियम फॉर्म गवर्नमेंट इज ऑलवेज बीइंग कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ बेस्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि बेल्जियम को एक बेस्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बताते हैं। और मेजर विल नॉट रिमेन, देखो एंड दिस मेजर विल नॉट मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर फ्रेंच आपके लोग आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप बिल्कुल बैन कर दोगे तो सबसे ज़्यादा किस में आएंगे बेटा कॉन्फ्लिक्ट के चांस, फ्रेंच में आएंगे। तो अब एक तो है बेटा किसने बंद किया है, किसने रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई किया है,
और दूसरा है बेटा इन रूल्स एंड रेगुलेशन का किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पुटिंग बैन ऑन स्पीकिंग ब्रांच विल कोज सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा बेटा आपका, यूनिटी आपकी खतरे में आ जाएगी। द बेस्ट एंड बेटर वे ऑफ इंटीग्रेट द पुलिस टाउन in that both language should be made acceptable in the town school। देखिए क्या बता रहा है बेटा, द मेजर दैट इज बीइंग टेकन बाय मेयर ऑफ मर्सटैम इज नॉट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर हम डिवीजन ऑफ पावर करेंगे तो बेटा फ्रेंच और स्पीकिंग में क्या होंगे बेटा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और इसके अलावा पुटिंग बैन ऑन द स्पीकिंग फ्रेंच विल कोज सिविल अनरेस्ट आएगा। एंड द बेस्ट एंड बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ टाउन इज द बोथ द लैंग्वेज शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन स्कूल टू मेक द बायोलॉजिकली एजुकेशनल सिस्टम। तो जो बेस्ट और बेटर वे है बेटा जो लोगों को इंटीग्रेट कर सकता है, तो वो क्या है बेटा आपका, लैंग्वेज के ऊपर आपकी बाइलिंगुअल होनी चाहिए। किसी एक लैंग्वेज के ऊपर आपको बैन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे देश की यूनिटी क्या आ जाती है, खतरे में आ जाती है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। देखो, वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड द होप्स ऑफ द मार्कर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा तो सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ना है और पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन देखना है बेटा जो कि ऑफर हुआ पावर शेयरिंग में। देखो, वी नीड गिव मोर पावर टू द पंचायत, हम महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं बेटा, देखो ये किसके द्वारा है बेटा, प्रूडेंशियल लीजर। वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ पंचायती राज, सॉरी, टू द रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। बेटा तो किसका था बेटा ये ड्रीम, महात्मा गांधी का, कि जो पंचायत होती हैं आपकी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती हैं, उनकी जो पावर है बेटा वो क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। इट रिस्टोर्स द पावर ऑफ द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन डेमोक्रेसी। बेटा तो इससे क्या होता है बेटा, पंचायती एस्टेब्लिश करता है ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि वो बेसिक होता है, सबसे मेंटेन लेवल ऑफ का सबसे नीचे होता है। तो उसके बाद बोला कि ई रिस्टोर द पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स टू द डेमोक्रेसी। बेटा तो ये कहाँ पे हो सकती है पावर रिस्टोर, जहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती होगी बेटा आपकी डेमोक्रेसी, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अगर हम गिविंग पावर टू पंचायत इज आल्सो वे टू रिड्यूस करप्शन, पंचायत को देंगे तो करप्शन भी रिड्यूस होगा। एंड आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है बेटा वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो कागजी कार्रवाई होती है ना, रेड टैपिज्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी क्या, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपकी करप्शन वगैरह की। व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स। बेटा जब भी पीपल पार्टिसिपेट करेंगे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम पेपर, देखो क्या बोल रहा है कि जब पीपल पार्टिसिपेट करेंगे प्लानिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स में। बेटा तो सबसे पहले क्या आया बेटा, एक तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वहाँ पे आएंगे बेटा, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स का होगा, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दीज स्कीम्स। बेटा तो इस तरीके से नेचुरल एक्सरसाइज हो पाएगी ग्रेटर कंट्रोल ओवर द स्कीम्स के ऊपर। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडलमैन, को क्या कर देंगे बेटा, हम करप्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन करप्शन का रीजन क्या होता है, यही होता है। पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये पंचायती राज क्या करेगा बेटा, डेमोक्रेसी की फाउंडेशन में काम करेगा। ये सारे के सारे जो मेथड अपनाए गए ये किसके द्वारा थे बेटा, ड्रीम किसका था, महात्मा गांधी का था, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम पे सबसे ज़्यादा जोर दिया, जो कि हमारी डेमोक्रेसी की क्या होती है, बेस होती है। जब किसी चीज़ की बेस ही अच्छी बनी होगी तो बेटा वो ऑटोमेटिक क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। अब देखिए आंसर क्या है, when people participate in the planning and implementation of development scheme they would naturally exercise greater control over these scheme। बेटा तो एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल इसके ऊपर, क्योंकि देखो अगर पार्टिसिपेट प्लानिंग में होगा और इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट स्कीम में होगा तो नेचुरली क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोल ओवर द स्कीम्स के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, कोई भी अपने एम या ऑब्जेक्टिव से अलग नहीं जाएगी। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडल मैन, जिससे मिडल मैन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने पंचायती राज को इतनी पावर दे दी ताकि वो चेक ऑन कर सके। दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन द गिवन पैसेज में जो दिया गया है बेटा। वी नो दैट मेन रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज इट रिड्यूस द पर्सनैलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो बिटवीन सोशल ग्रुप्स में, और गिव मोर पावर टू पंचायत हेल्प मेंटेन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और हम जो पॉलिटिकल पावर को देंगे तो उसमें क्या बनेगी, एस्टेब्लिशमेंट में भी आपकी बनेगी बिल्कुल। अब देखिए
तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है बेटा, क्वेश्चन में यही बताया गया है कि जब भी पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम्स में बेटा, तो नेचुरली क्या एक्सरसाइज करते हैं बेटा, कंट्रोल ओवर दीज स्कीम्स में, और दिस विल एलिमिनेट द मिडल मैन, और किसको एलिमिनेट कर देती है बेटा, मिडल मैन को एलिमिनेट कर देती है। तो प्रूडेंशियल रीजन जो था पावर शेयरिंग का बेटा, वही आपका पैसेज में दिया गया था, और वही हमें सबसे लगा था कि पैसेज में जो दिया गया वो किससे रिलेटेड है बेटा, पंचायती राज से है। तो पंचायती राज को अगर ज़्यादा आप पावर एक्सरसाइज करने देंगे तो इसमें मिडिल मैन चला जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, करप्शन बहुत ही कम हो जाएगा। तो पंचायती राज की पावर को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और ये सारे आइडियाज़ और ड्रीम किसके थे बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी के, ये आपके सारे आइडियाज़ थे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है बेटा वो आपको समझ में आया होगा। पहला 5th क्वेश्चन में तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, कोई भी हमने एक प्रूडेंशियल रीजन्स के बारे में बताना था, एक पैराग्राफ दे रखा था जिसमें हमने बताया कि प्रूडेंशियल रीजन वो होगा कि जब हम पंचायत को इंक्रीज करेंगे तो करप्शन फ्री हो जाएंगे। एक आपने पढ़ा था बेटा कि जो मेयर थे बेटा मर्च टाइम के बेटा, उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रुसेस बेल्जियम में डच स्पीकिंग के ऊपर क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और ही सेड दैट नॉन डच स्पीकर्स जो हैं बेटा इंटीग्रेट इन द फ्लैमिश टाउन में क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बेकार रीजन था बेटा, क्योंकि स्कूल्स हैं वो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगी बेटा दो सोशल ग्रुप्स में, वन इज़ फ्रेंच एंड अदर इज़ डच बेटा। तो इसको बिल्कुल मुश्किल से सुलझाया गया। उसके बारे में आता है बेटा आपका 4th। आपका 3rd जो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, दी स्टूडेंट डिफरेंट कंक्लूजन, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई बेटा। आप देखो स्टूडेंट ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन, क्या निकालते हैं, डिफरेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं, एंड गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स में आपको रीजन देना है बेटा। देखिए ध्यान से, तो ये आपने क्या पढ़ा था इसमें बेटा, पावर शेयरिंग नेसेसरी है, लेकिन कहा बेटा सोसाइटी में क्या रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन होनी चाहिए। हमने इन सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ा था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा था वो था बेटा कि हमारी जो सोसाइटी है उसको क्या है बेटा, सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग चाहिए, और इट इज़ स्मॉल और डज नॉट है, सोशल डिवीजन ना हो बेटा। तो इसको करना हमारे लिए क्या था बेटा, सबसे अच्छा कंक्लूजन लगा था। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था बेटा, अब आपका स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन और वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग बेटा, ये दोनों हमें बताते थे कि हमारा प्रूडेंशियल रीजन कौन सा था और आपका मोरल रीजन डेमोक्रेसी का क्या ये रीजन कौन सा था। तो प्रूडेंशियल में तो वो था बेटा रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो अलग अलग ग्रुप्स में बेटा। तो दूसरा है बेटा क्या, और डेमोक्रेसी में वेरियस प्रिंसिपल रिगार्डिंग एज द सोल ऑफ द पावर शेयरिंग, तो क्या था बेटा, अब पावर शेयरिंग की सोल किसको बनाया गया बेटा, पंचायती राज को बनाया गया। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हो सकते हैं। तो हमने 4 टाइप पढ़ी थी, वन इज़ हॉरिजेंटल, अनदर इज़ लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड वन इज़, सॉरी सबसे पहले कौन सी होगी, ये मैंने गलत बोल दिया बेटा, सबसे पहले आपकी है सॉरी हॉरिजेंटल, नंबर 2 आपकी है वर्टिकली, और नंबर 3 आपकी है कौन सी बेटा, जो सोशल ग्रुप्स में पावर डिवीजन होती है। नंबर 5 आते हैं आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट में आपकी फॉर्मेशन हो सकती है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ द, आपने जो किया है बेटा सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का पावर शेयरिंग का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करके करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।